नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है हिंदी व्याख्याता की परीक्षा में विशेष रूप से लगी हुई कहानी पुरस्कार कहानी। पुरस्कार कहानी जो है मैं आज विस्तार से आप सभी को पढ़ाने वाला हूं, एक एक बिंदु उसका क्लियर करने वाला हूं। और आज जिस तरह से मैं पुरस्कार कहानी पढ़ाने वाला हूं उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए या आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। मतलब एक तरह अच्छे से आपको मैं याद करवा दूंगा। पुरस्कार कहानी पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के बारे में, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का परिचय हम छायावाद के अंतर्गत बड़ा ही विस्तार से कर लेंगे, तो जयशंकर प्रसाद को करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जयशंकर प्रसाद और पुरस्कार कहानी दोनों को साथ करवाने का मतलब 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो जब जयशंकर प्रसाद को हम छायावाद में कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ करने की ज़रूरत है, लेकिन कहानी की बात चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको बता दूँ। पहले हम पुरस्कार कहानी पूरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की बात करूँ तो जयशंकर छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उनकी कहानियों की हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद की यदि हम कहानियों की बात करते हैं तो उन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी हैं। कितनी कहानियां लिखी हैं? कुल कहानियां, ठीक है ना। और 5 कहानी संग्रह है उनके, ठीक है ना। कुल 69 कहानियां हैं और 5 कहानी संग्रह। कौन कौन से है वो कहानी संग्रह? वो है, 1 नंबर पर है छाया, 2 नंबर पर है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ये इनके 5 कहानी संग्रह है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। इनके सन की यदि हम बात करते हैं तो सन इनके हैं 1912 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1931 ईस्वी और 1936 ईस्वी। ये इनके कहानी संग्रह, ठीक है ना। कौन कौन से? हम जयशंकर प्रसाद की कहानियों की बात करें तो 69 कहानियाँ इनकी, 69 कहानियाँ इनकी कुल मानी जाती है। और कहानी संग्रह की बात करें तो इनके 5 कहानी संग्रह है। कौन कौन सी है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उनके सन की बात करें तो 12, 26, 29, 31 और 36। 12, 26, 29, 31 और 36। इसके अलावा उनकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियों की बात करें तो नीरा है, मधुआ है, गुंडा है, छोटा जादूगर है, ठीक है ना, बेड़ी है, सालवती है। ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। बेड़ी, सालवती, मधुआ, छोटा जादूगर, गुंडा, ये सारी इनकी प्रमुख कहानियां मानी जाती है। कुछ जो ज़्यादा प्रसिद्ध है जिनके बारे में हम जानते हैं। तो पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी। पुरस्कार कहानी पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं उस कहानी के बारे में विस्तार से आपको एक शॉर्ट में आपको तैयार करवा दूंगा कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। प्रत्येक चीज़ को आपको, प्रत्येक चीज़ जो है वो आपको याद करवा देंगे। प्रसाद की जो कहानियाँ थी उनकी जो भाषा है वो संस्कृतनिष्ठ है, तत्सम शब्द प्रधान कहानियाँ हैं उनकी, ठीक है ना। उन्होंने जो पौराणिक कथाएँ हैं उनके माध्यम से, ठीक है ना, भारत की जो संस्कृति है उसको, उसका जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर उन्होंने किया है पौराणिक कहानियों के माध्यम से, ठीक है। तो वो हम देखते हैं। पुरस्कार कहानी जो है वो एक इस प्रकार की कहानी है कि प्रेम और, या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम, इन दोनों के बीच में द्वंद्व की कहानी है। व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम, ठीक है ना, दोनों के द्वंद्व की कहानी है। और अंत में
जयशंकर प्रसाद दिखाते हैं कि जो देश प्रेम है वो जीतता है कहीं न कहीं। देश प्रेम व्यक्तिगत प्रेम पर कहीं न कहीं, इसके माध्यम से देश प्रेम की भावना ही जो जनता है, भारत की जो जनता है, उनमें कहीं न कहीं देश प्रेम की भावना जागृत करना चाहते थे या देश को इस सर्वोच्च स्थान पर लाना चाहते थे जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद का जो है ये जो कहानी है, पुरस्कार कहानी, इसकी प्रमुख जो नायिका है वो मधुलिका है और नायक जो है वो अरुण है। लेकिन अरुण का इतना महत्व नहीं है, पूरी कहानी जो है ये नायिका प्रधान कहानी है और मधुलिका के ही इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती रहती है। जो पुरस्कार मिलता है वो मधुलिका को ही मिलता है, तो ये पूरी कहानी जो मधुलिका के इर्द गिर्द घूमती है और नायिका प्रधान ही ये कहानी है। तो देखते हैं क्या है। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बाद। ये आर्द्रा नक्षत्र जो होता है ना, वो एक ऐसा नक्षत्र होता है कि जिस काल में आर्द्रा नक्षत्र जो है वो एक ऐसा नक्षत्र होता है कि इस नक्षत्र में कृषि प्रारंभ करना सही माना जाता है। कहने का तात्पर्य ये कि आर्द्रा नक्षत्र में कृषि प्रारंभ करना या वर्षा ऋतु होना, भी वर्षा ऋतु होती है इस काल के अंदर, इस नक्षत्र में, तो ऐसा माना जाता है। इसलिए इस काल में अगर आप कृषि प्रारंभ करते हैं तो वो सही माना जाता है, भी कृषि प्रारंभ करनी चाहिए। आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, अब ये मतलब संस्कृतनिष्ठ और काव्यात्मक भाषा है। प्रसाद की जो है वो काव्यात्मक भाषा है, उसी का ये उदाहरण है। काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुदुम्बी, दुदुम्बी जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो देवों द्वारा बजाया जाता था युद्ध काल में, युद्ध का प्रारंभ करने के लिए, का गंभीर घोष, देव दुदुम्बी का गंभीर घोष। मतलब ये ऐसा है कि जो इसका प्रायवाची, वैसे तो इसको क्या है कि युद्ध काल में और शांति काल में भी, मतलब ये बताने के लिए कि राजा आ रहे हैं, इस चीज़ के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। गंभीर घोष होता है, घोष का मतलब आवाज। प्राची, प्राची का है पूर्व दिशा। प्राची के एक निरभ्र, निरभ्र का मतलब होता है मेघ रहित, मेघ रहित कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा था। समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में नक्षत्र कौन सा है? आर्द्रा नक्षत्र है। इसका मतलब यह है कि बादल आने वाले हैं, वर्षा होने वाली है और लोग कृषि करना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में कृषि करना शुभ माना जाता है। और शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो है इन दिनों वर्षा होने के जो है भी चांस जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो चारों तरफ काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, ठीक है ना, देव दुदुम्बी बज रही है, ठीक है ना। और प्राची के एक निरभ्र कोने से, निरभ्र मतलब मेघ रहित, जहाँ बादल नहीं है, पूर्व दिशा का एक कोना है जहाँ बादल नहीं है। जैसे हम देखते हैं अक्सर, ठीक है ना, आप सुबह सुबह देखोगे या बारिश के दिनों में देखोगे तो आपको वहाँ से पूर्व दिशा से सूर्य उगते हुए आपको दिखाई देगा। अचानक वहाँ बादल तो घूमते रहते हैं, वहाँ जैसे ही बादल उठेंगे तो उस कोने से सूर्य निकलते हुए, तो स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, मतलब सूर्य जो है वो झांकने लगता है, देखने लगा महाराज की सवारी, महाराज की सवारी देखने लगा। भाई ये महाराज कौन है देख लेते हैं। शैलमाला, शैलमाला पर्वतों की एक माला है पूरी, ठीक है ना, के अंचल में, उसके अंचल में, उसके जो बीच की जो जगह है समतल, ठीक है ना, उसका अंचल, उसकी जो समतल जगह है उसको अंचल बताया गया है। उर्वरा भूमि से, उपजाऊ भूमि से सौंधी बांस उठ रही थी, सौंधी बांस उठ रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दृश्य है वो ऐसा दृश्य है कि चारों तरफ मेघ छाए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन जो पूर्व दिशा है वहाँ पर एक कोना ऐसा है जहाँ मेघ नहीं है, मेघ रहित आसमान है
वहाँ से सूर्य जो है झांक रहा है, ठीक है ना। और शैलमाला, पर्वतों की एक पूरी माला है, उसके बीच में जो समतल उपजाऊ भूमि है वहाँ से सौंधी सौंधी खुशबू जो है वो आ रही है। नगर तोरण से जय घोष हुआ। नगर तोरण, नगर तोरण नगर का वो दरवाज़ा होता है जो शुभ कार्यों के लिए बनाया जाता है। जैसे विवाह आदि समारोह के अंदर हम देखते हैं, जब मैरिज पैलेस में जाते हैं तो एक दरवाज़ा बनाया जाता है, उसे सजाया जाता है, तो वो उसे नगर तोरण कहा जाता है कि से जय घोष हुआ, वहाँ से जो प्रवेश हुआ। भीड़ में गजराज चामरधारी झुंड, भीड़ में गजराज, गजराज अर्थात हाथी, गजराज हाथी, चामरधारी ये एक जो है पंखों से बना हुआ, पंखों से बना हुआ एक प्रकार की वस्तु होती है, एक प्रकार का वस्त्र होता है जो उन पर गजराज पर डाला हुआ है, चामरधारी, ठीक है ना। चामरधारी मतलब चामर, चामर एक बना हुआ पंखों से बना हुआ वस्त्र, ठीक है ना। और धारी धारण करने वाले अर्थात गजराज है, उन्होंने चामर से बना हुआ वस्त्र जो है वो धारण कर रखा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि पहले राजा महाराजा जिस हाथी पर बैठते थे उस पर वो पंखों से बना हुआ बहुत ही मुलायम सा और बहुत ही सुंदर सा एक कंबल टाइप कुछ कह सकते हैं वो बना होता था, जो उसको उस पर मतलब जिस पर भी राजा बैठते थे, चाहे हाथी है चाहे घोड़ा, उस पर वो डाला जाता था और उस पर वो राजा बैठते थे। ऐसा वस्त्र उसने डाल रखा हाथी ने। वह हर्ष और उत्साह की हिलोर भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। प्रभात की हेम किरणों में अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा। मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका, कहने के तत्व किरणों से अनुरंजित, किरणों से सुसज्जित, ठीक है ना, क्योंकि इधर से आकाश भी है, आकाश के अंदर सूर्य थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, उसकी किरणें आ रही है, उन्हीं किरणों में थोड़ी थोड़ी बूंदें जो है वो स्वर्ण के समान दिखाई दे रही है। और ये खुशी का माहौल है कि इधर से जो है भी बारिश होनी शुरू हो गई है, तो वो मतलब खुशी का माहौल है। रथों, हाथियों और अश्वरोहियों की पंक्ति जम गई। रथों की, हाथियों की और अश्वरोहियों की पंक्ति जो थी वो जम गई, रुक गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया, अब गजराज बैठ गए हैं। सीढ़ियों से महाराज उतरे हैं। सौभाग्यशाली और कुमारी सुंदरियों के दो दल, सौभाग्यशाली और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों, आम्र पल्लवों मतलब आम के पत्तों से सुशोभित, शुभ माना जाता है आम के पत्तों को। होली दिवाली जब भी होती है, कोई शुभ कार्य होता है घर में, तो घर वाले ये ऐसा कहते हैं कि आम के पत्ते तोड़ के लाइए। हम लोग जाते हैं, आम के पत्ते तोड़ कर लाते हैं और उनकी एक माला बनाते हैं और वो घर के दरवाजे पर टांगी जाती है, तो इसको शुभ माना जाता है। तो आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश, ठीक है ना, और फूल कुकम, कुमकुम बोलते हैं कि वो कुमकुम क्या बोलते हैं उसको, तथा खीलों से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। क्या? दो दल, सुंदरियों के दो दल। अब यहाँ क्या हो रहा है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी शुरुआत है तो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। कहानी ये है कि जो कौशल राज्य है, ठीक है ना, और वहाँ की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल राज्य है और वहाँ की राजधानी है श्रावस्ती, और ये सारी कहानी श्रावस्ती की है। कौशल राज्य की एक परंपरा है कि प्रत्येक वर्ष जो है राजा जो है वो किसी का खेत जो है वो लेते हैं, एक प्रकार से गोद लेते हैं एक वर्ष के लिए, ये परंपरा है। और उसको उसका चौगुना मूल्य दिया जाता है। खेत का जितना भी मूल्य है वो उसको चौगुना मूल्य दिया जाता है खेत के मालिक को। एक वर्ष के लिए वो जो ज़मीन है, ठीक है ना, वो जो खेत है वो राजा का रहता है। खेती जो करनी होती है वो वही व्यक्ति करता है जिससे खेत लिया, खेती वही करेगा, लेकिन वो खेत राजा का माना जाएगा। और राजा उसमें क्या है, खेती की शुरुआत करते हैं, हल की शुरुआत करते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं। तो ये वहाँ की परंपरा है, श्रावस्ती की ये परंपरा है। इसी परंपरा को आज निभाने के लिए जो है राजा आए हैं, इसलिए वो गजराज से उतरे हैं, सीढ़ियों से उतरे हैं। और सभी लोग जो है मतलब जय घोष हो रहा है, चारों तरफ राजा राजा की जय घोष हो रहे हैं। और जो बहुत सुंदर सजा हुआ है, पूरी श्रावस्ती नगरी जो है, राजधानी जो है पूरी पूरी सजी हुई है। और जो वो ज़मीन इसके लिए चयनित हुई है, एक ज़मीन चुनी जाती है। जो ज़मीन चुनी गई है वो ज़मीन मधुलिका की है। वो ज़मीन किसकी है?
मधुलिका की है और यहीं से ये कहानी स्टार्ट होती है। और ये कहानी मधुलिका जो है वो कहानी की नायिका है, इसलिए वो राजा आए हैं। इतनी कहानी अभी बता दूं मैं आपको। ये सारे खिले है, थाल है, ये आम्र पल्लव है, सुशोभित है, मंगल कलश है, फूल है, ये सारे राजा के लिए हैं। अब राजा क्या करेंगे कि हल चलाना प्रारंभ करेंगे। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहित वर्ग ने स्वस्त्यन किया। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़कर, स्वर्ण रंजित क्या है? स्वर्ण रंजित, स्वर्ण से जड़ा हुआ, मतलब सोने से तैयार किया हुआ हल, उसकी मूठ जहाँ से वो पकड़ा जाता है उसको पकड़ा इस तरह से, ठीक है ना। और महाराज ने जुते हुए सुंदर पुष्ट बेल भी उस हल में जो जुते हुए थे, ठीक है ना, जो बैल जुते हुए थे सुंदर पुष्ट, उनको चलने का संकेत किया। अब जैसे ही चलने का संकेत किया तो बाजे बजने लगे। किशोरी कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। कौशल की नगरी श्रावस्ती राजधानी है, वहाँ ये चल रहा है। वैसे कौशल का ये उत्सव प्रसिद्ध था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। क्या था? एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन क्या होती थी? इंद्र की पूजा होती थी। याद रखना, कहाँ होता था? कौशल में। कहाँ की ये परंपरा थी? कौशल की परंपरा थी। कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। ये कार्यक्रम कहाँ हो रहा था? श्रावस्ती में हो रहा था। कितने दिन के लिए राजा को बनना पड़ता था? क्या बनना पड़ता था? कृषक बनना पड़ता था। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए, ठीक है ना। किसी की भूमि ली जाती थी, उस दौरान क्या किया जाता था? जो है इंद्र की पूजा होती थी। किसकी? उस दिन इंद्र की पूजा धूमधाम से होती थी। गोट होती थी। गोट का मतलब जिसे हम मतलब एक प्रकार का भोजन आदि का कार्यक्रम कह सकते हैं, जिसमें सब बैठकर साथ में भोजन करते हैं। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते हैं। प्रतिवर्ष किस प्रकार की थी? पहाड़ी भूमि थी, ये भी याद रख लेना। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता है। दूसरे राज्यों से युवक राजकुमार इस उत्सव में आकर बड़े चाव से योग देते हैं। अब क्या था कि दूसरे राज्यों के जो युवक हैं, जो राजकुमार है, राजा तो नहीं आते थे, युवक हैं जो राजकुमार है वो यहाँ आते थे और वो इसमें बड़े ही चाव से भाग लेते थे। और उन्हीं राजकुमारों से एक राजकुमार जो है, जो कौशल का दुश्मन रहा हुआ है, मगध, तो मगध का एक राजकुमार भी आता है जिसका नाम है अरुण, जो इस कहानी का नायक है। अरुण भी आता है और वो मधुलिका को देखता है, उस पर मोहित हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। ये सारी कहानी चलती रहेगी, देखते हैं आगे। बीजों का एक थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। अब बीजों का एक थाल लिए, बहुत ही सुंदर सा थाल था, बीजों से भरा हुआ था। और किसके पास था? मधुलिका के पास, क्योंकि खेत किसका है? यह भी एक प्रकार का सौभाग्य था कि सौभाग्य किसे मिलता है? बीज देने का, ठीक है ना। राजा को बीज देने का सौभाग्य किसको मिलता है? कि जिसका खेत होगा। तो मधुलिका को यह भी एक सौभाग्य मिला था कि उसने बीजों का जो थाल था वो मधुलिका को मिला था। राजा जैसे जैसे बीज बोते जा रहे थे और मधुलिका उनको मुट्ठियां भर भर के उनको बीज दे रही थी। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था। किसका खेत महाराज की खेती के लिए चुना गया था? मधुलिका का खेत चुना गया था। किसका खेत? मधुलिका का खेत चुना गया था। इसलिए बीज देने का सम्मान, बीज देने का सम्मान मतलब बीज देना भी अपने आप में बड़े ही सम्मान की बात थी। मधुलिका को ही मिला था। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। मधुलिका जो है वह कुमारी थी और बहुत ही सुंदरी थी। कोशे वसन, कोशे वसन रेशमी वस्त्र। कैसे वस्त्र पहने हुए थे? रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। रेशमी वस्त्र उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। मतलब वो इतनी सुंदर थी कि रेशम जो कपड़ा है वो अपने आप में बहुत सुंदर होता है। रेशमी कपड़े से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन उसका सौंदर्य इतना अधिक था कि रेशमी वस्त्र की ही शोभा बढ़ रही थी उस पर लहराते हुए। वह कभी उसे संभालती और कभी अपने रूखे अलकों को, कभी अपने रूखे अलकों को, अलकों को मतलब बालों को, जो बालें लटें जो होती है उनको, कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर
सफेद मस्तक पर श्रम कणों मतलब पसीना, मेहनत के कण मतलब पसीना, पसीने की भी कमी न थी, पसीना भी आ रखा था, बरौनियों में गुंथे जा रहे थे, पसीना भी, श्रम के कण भी कभी न थी जो बरौनियों में गुंथे जा रहे थे, सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट सिर उठते, सम्मान और उसे सम्मान और लज्जा दोनों ही थी, ठीक है ना, सुंदरी थी इसलिए सुंदरी होने या कुमारी होने से लज्जा का गुण जो रहता है वो भी उसमें विद्यमान था, और उसके साथ साथ क्या सम्मान की भावना भी थी कि इस बार यह सम्मान उसको मिला था कि राजा जिस खेती पर प्रतिवर्ष जो उत्सव होता है उसमें राजा जो है एक दिन के लिए खेती करते हैं, ठीक है ना, और साल भर वो जो जमीन होती है उनकी होती है, और यह सम्मान इस बार किसको मिला था, यह सम्मान इस बार मधुलिका को मिला था। वह एक कृषक पुत्री थी ऐसा इसमें कहा गया है। उसके अधरों पर मंद मुस्कुराहट सिर उठती, किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता नहीं की, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसने महाराज को बीज न दिए जैसे। और सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे विस्मय से, कुतूहल से, और अरुण देख रहा था। सब तो महाराज को हल चलाते हुए देख रहा था, लेकिन अरुण कहाँ का राजकुमार है, ये मगध का राजकुमार है। कहाँ का राजकुमार है, मगध का राजकुमार है। देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन, आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। किसका कथन है ये, अरुण का, ठीक है ना। किसके लिए है, मधुलिका के लिए। किसके लिए है, मधुलिका के लिए। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया, जो मुख्य कार्य था, कृत्य अर्थात कार्य, जो मुख्य कार्य था वह समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया, थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली। राजा ने क्या दिया, एक थाली दी जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें कि उसकी स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रुकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा कि जैसे ही उसने क्या किया कि जो थाल उसे स्वर्ण मुद्राओं का मिला था वो उसने राजा के ऊपर से वार के और न्यौछावर कर दिया, अभी जनता के बीच में बांट दिया। तो ये सब देखकर मतलब जो राजा थे उनकी भ्रुकुटी तन गई थी, मतलब उनको कहीं न कहीं क्रोध आया था। लेकिन तभी विनय सहित मधुलिका कहती है, क्या कहती है कि देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, मेरे दादा परदादाओं की यह भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने से पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध क्या बक रही है। देखो अब ऐसी चीजें, देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, याद रखना क्या है कि देव यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। मधुलिका ने उसका मूल्य स्वीकार नहीं किया कि अगर आपके द्वारा प्राप्त पुरस्कार मैंने ग्रहण कर लिया तो मैं इसका मूल्य प्राप्त कर लूँगी, मूल्य प्राप्त कर लूँगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने पितृ पितामहों की, दादा परदादाओं की जो कमाई हुई भूमि थी वो मैंने क्या है बेच दी है, तो मैं ये नहीं कर सकती। ये कथन किसका है, यह कथन मधुलिका का है। किसका कथन है ये, मधुलिका का कथन है। किससे है, राजा से। किससे है, राजा से। अब आगे एक और कथन है, अबोध क्या बक रही है, अबोध क्या बक रही है। किसका कथन है ये कथन है वृद्ध मंत्री का, याद रख लेना, पूछा गया है पहले। किसका है ये, वृद्ध मंत्री का कथन है, राजा का नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा तो हम हो सकते हैं राजा का भी समझ ले, एक हम उसका भी समझ ले, एक मंत्री जो आता है बाद में आगे चल के एक और आएगा मंत्री, उसका भी हो सकता है, इसलिए उसका नहीं है, ये वृद्ध मंत्री का, याद रख लेना।
राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है, फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। यह किसका कथन है? यह कथन भी वृद्ध मंत्री का है। किसका कथन है? वृद्ध मंत्री का। किसका कथन है प्यारे बच्चों? वृद्ध मंत्री का। क्या है यहां? राष्ट्रीय नियम। राष्ट्रीय नियम क्या था? किसे कहा गया है राष्ट्रीय नियम? राष्ट्रीय नियम कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष जो है राजा किसी की भूमि लेते थे, मतलब कहने से तात्पर्य कि किसी की भूमि को चुना जाता था और उस पर राजा एक दिन के लिए खेती करते थे। वर्ष भर के लिए वह जमीन राजा की होती थी। जमीन के मालिक को उसका चौगुना मूल्य दिया जाता था और उस पर खेती जो करता था वो जमीन का मालिक ही करता था। और इस बार जो जमीन चुनी गई थी वो किसकी भूमि थी? वो थी मधुलिका की भूमि थी। और मधुलिका ने उसका मूल्य नहीं लिया था। मूल्य जो उसको दिया गया, स्वर्ण मुद्राएं, वो पूरा का पूरा थाल उसने राजा पर से न्यौछावर करके जनता में बिखेर दिया था या जनता पर लुटा दिया था। वो कहती है कि मैं अपने दादा परदादाओं की भूमि का मूल्य नहीं ले सकती, इसलिए मेरी समर्थन नहीं है। तब जो वृद्ध मंत्री है वो उसे धुतकारते हैं या उसे डांटते हैं या कह सकते हैं उसे चेताते हैं। अब ये एक राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार कि ये राजकीय अनुग्रह है और इसका तुमने तिरस्कार किया है। तेरी भूमि से चौगुना मूल्य, फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। यही राष्ट्रीय नियम था। आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारी हुई। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो तभी वो बोल पड़ती है। कौन? मधुलिका। मधुलिका क्या कहती है कि राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। महाराज को भूमि समर्पण करने में तो मेरा कोई विरोध न था और न है। महाराज को भूमि समर्पण करने में मेरा विरोध कोई न तो था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, महाराज ने संकेत किया कि ऐसे संकेत किया होगा कि आखिर ये है कौन है, ठीक है ना। तब क्या बोलते हैं? देव वाराणसी के युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की यह एकमात्र कन्या है, ठीक है ना। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या जिसने मगध के सामने कौशल की लाज रख ली थी, उसी वीर की मधुलिका कन्या है। समझ गए? मधुलिका सिंहमित्र की कन्या है। किसकी कन्या है? सिंहमित्र की एकमात्र कन्या, याद रख लेना। तो मधुलिका किसकी बेटी थी? सिंहमित्र की कन्या थी। और सिंहमित्र ने कौशल राज की किससे मतलब लाज रख ली थी? मगध से। क्योंकि मगध ने कोई आक्रमण वगैरह किया होगा। ये कहानी पूरी मैंने सोचा ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैंने पढ़ी भी नहीं। मगध वगैरह पर आक्रमण किया होगा तो सिंहमित्र ने उसकी लाज रखी होगी। और मगध का जो मधुलिका से प्रेम कर रहा है जो, वो कौन है? मगध का राजकुमार है अरुण। उसके बारे में भी अभी आने वाला है, वो भी आएगा अभी। मधुलिका से प्रेम का वो निवेदन करने कह सकते हैं, ठीक है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है? मंत्रीवर महाराज ने पूछा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? किसका कथन है? महाराज का। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? किसका है ये कथन? महाराज का। महाराज ने पूछा, देव नियम तो बहुत साधारण है। देव नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रहपूर्वक, अर्थात भू संपत्ति का चौगुना मूल्य उसे मिलता है। ये कथन किसका है? ये है वृद्ध मंत्री का। किसका है? वृद्ध मंत्री का ये कथन है। किसका कथन है? ये वृद्ध मंत्री का कथन है। चलते हैं आगे। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है। समझ गए? मैं आपको बता रहा था कि जिसकी भूमि चुनी जाती है वर्ष भर वही व्यक्ति देखता है। राजा क्या करते हैं? उस दिन खेती का प्रारंभ करते हैं और उसे चौगुना मूल्य दे देती है। कितना मूल्य दिया जाता है? चौगुना मूल्य
दिया जाता है, वह राजा का खेत कहा जाता है, और खेत जो है वो राजा का कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। अब विचार संघर्ष चलने लगा महाराज के मन में कि आखिर इसने मूल्य क्यों नहीं लिया, तो संघर्ष से विश्राम की अत्यंत आवश्यकता थी। महाराज चुप रहे। जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई, सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कहाँ बैठी रही। वह अपने खेत की सीमा पर, वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष के चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। अनमनी क्योंकि जो भूमि थी वह तो वह दान दे चुकी थी, और उसके बदले में जो कुछ मिलना था वह भी उसने त्याग दिया था, उसको भी उसने स्वीकार नहीं किया था, तो अब वह वहाँ अनमने मन से बैठी थी। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। रात्रि का उत्सव अब विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह अपने विश्राम भवन जागरण कर रहा था। ठीक है, अभी वह विश्राम में सम्मिलित नहीं हुआ, वह जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी, आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसी गुलाली खिल रही थी, प्राची में पूर्व दिशा में जैसी गुलाली खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। प्रसाद का कहने का तात्पर्य है कि रात को जागरण करने से या सोने न से, क्योंकि नींद नहीं आई, और नींद न आने का कारण ये था कि जब उसने मधुलिका को देखा था तो उसे मधुलिका से कहीं न कहीं प्रेम हो गया, और इसी वजह से उसको पूरी रात भर नींद नहीं आती है, और सुबह तक वह जाग रहा होता है। और सुबह सुबह के समय में जब सूर्य जो बिल्कुल गुलाल दिखाई देता है, बिल्कुल लाल रंग का दिखाई देता है, तो उसी प्रकार की उसकी आंखें भी हो रखी थी। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी, सामने देखा तो मुंडेर पर एक कपोती पैर पर खड़ी पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही थी। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। देखते देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। नगर तोरण मुख्य द्वार, किसी भी नगर का जो मुख्य द्वार होता है उसे नगर तोरण कहा जाता है। रक्षक गण ऊँग रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक उठे। रक्षक गण थे जो ऊँग रहे थे, मतलब आधे नींद में थे, आधे सो रहे थे, तभी अश्व के पैरों के शब्दों से चौंक उठे। युवक कुमार तीर सा निकल गया। उन्होंने देखा कि युवक कुमार जो था वो तीर सा निकल गया, मतलब बड़ा ही गति के साथ वहाँ से निकला। सिंधु देश का तुरंग प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। सिंधु देश का तुरंग घोड़ा जो था वो प्रभात के सूर्य के सूर्य नहीं सुबह के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता घूमता अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न निद्रा का सुख ले रही थी। ठीक है ना, खिन्न निद्रा मतलब टूटी हुई सी निद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर पड़ी है। उसको देखकर उसे ऐसे लगा कि जैसे कोई लता जो पेड़ के सहारे पहले जैसे पेड़ पर लिपटी हुई थी और आज उसे पेड़ से उतार कर किसी ने नीचे फेंक दिया हो। ठीक है ना, जैसे पेड़ के नीचे पड़ी होती है उसी प्रकार वह, मतलब लता के समान। ठीक है, किसको? मधुलिका को अरुण ने किसके समान कहा है? एक लता के समान कहा है। और जिसे लता भी ऐसी कि लता अगर पेड़ पर है तो वो बहुत ही खुश नज़र आ रही है, बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है, और अगर वो उसे उतार कर नीचे फेंक दिया है तो वो कहीं न कहीं दुखी नज़र आ रही है। तो इस प्रकार उसके दुख का वर्णन किया है कि एक ऐसी लता के समान जिसे उसके अस्तित्व से या जिसे उसे उसके प्रिय से, ठीक है ना, उसके आधार से दूर कर दिया गया हो, क्योंकि उसे खेत से निकाल कर पटक दिया गया था। उसकी जो भूमि थी, उसकी जन्मभूमि कह सकते हैं, उसकी मातृभूमि टाइप कह सकते हैं, ठीक है ना, उसके दादा परदादाओं की जो जमीन थी उसे निकाल कर उसको बाहर फेंक दिया गया था। सुमन मुकुलित भ्रमर निष्पन्द थे। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठी।
उस सुषमा को देखने के लिए, उस सुंदरता को देखने के लिए जब वो सो रही थी, ठीक है ना, मधुलिका, परंतु कोकिल बोल उठी। जैसे उसने अरुण से प्रश्न किया, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट, तुम कौन हो? ऐसा किसने कहा? कोकिल ने। ध्यान लगा लेना, ऐसा आ जाता है, ऐसे अलग वाक्य हैं, इनको नोट कर लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि मधुलिका ने कहा होगा, कुछ दिनों बाद हमारे दिमाग से निकल जाता है, ठीक है ना, हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये वाक्य तो हो सकता है मधुलिका ने कहा हो, क्योंकि मधुलिका कोई कोकिल तो कैसे कह सकती है? जैसे पीछे कपोत की भी बात आई थी, छी, कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट, तुम कौन? कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट, तुम कौन? मधुलिका की आंखें खुल गई, मान लो उसने देखा एक अपरिचित युवक, यह संकोच से उठी, वह संकोच से उठी, भद्रे, तुम ही नकल के उत्सव की संचालिका रही, तुम ही कल के उत्सव की संचालिका रही हो, कल उस सम्मान, क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? अब ये कौन बोल रहा है? मधुलिका, कि क्यों आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, क्या आप मुझे उस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी, मेरा हृदय तुम्हारी उस छवि का भक्त बन गया है देवी। किसका है? अरुण का। किस छवि का? कि मधुलिका ने रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर लग रही है, रेशमी वस्त्र उसका हवा के कारण उड़ रहा है और सुशोभित हो रहा है, और उसके हाथ में स्वर्ण जनित थाल जो है, बीज से भरा हुआ थाल है। तो ये जो मतलब चित्र है, वो कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि मैं उस छवि का भक्त बन गया, मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का। अब मधुलिका क्या कहती है कि मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग, सरलता की देवी, मैं जाओ अपने मार्ग। ये किसका है? अब देखो, इसको देखकर आपको लगेगा नहीं कि ये मधुलिका का है। ऐसे वाक्य जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। क्या है वाक्य? कि मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय, मेरी उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। ये क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं बीच में कुछ छूट तो नहीं गया? देख लेते हैं अपने। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य कितना निर्दय है, अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग, अपरिचित क्षमा करो, जाओ अपने मार्ग। तो ये सही है। किसका है ये जो कथन है, ये कथन किसका है? यह कथन है मधुलिका का। किसका कथन है ये? मधुलिका का कथन है ये। किसका कथन है ये? मधुलिका का कथन है। मेरे उस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आ मनुष्य कितना, सरलता की देवी। किसे कहा गया सरलता की देवी? मधुलिका को, इसमें से नहीं है। मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूँ, मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती, मतलब मेरी जो भावना है वो अंदर ही अंदर नहीं रहना चाहती, जानती। राजकुमार कौन कहती है? मधुलिका। क्या कहती है? कि राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूं। कौन थी कृषक बालिका? मधुलिका। याद रखना, मधुलिका जो है वो कृषक बालिका है, ठीक है ना। पिता का क्या नाम था? सिंह मित्र था। याद रह जाएगा ना, पिता का नाम क्या था? सिंह मित्र था। पुरस्कार, कहानी का नाम क्या है? पुरस्कार। थोड़ा चलो अच्छा लिख देते हैं।
जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। क्या बात कर रहे थे हम? मधुलिका की। मधुलिका नायिका, सिंह मित्र की कन्या, कृषक बालिका, अरुण की प्रेमिका, ठीक है ना। और कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती की रहने वाली जिसकी भूमि कृषि के लिए चुनी जाती है। सिंह मित्र कौन है? सिंह मित्र, सिंह मित्र की बात करें तो ये है, ये तो पता चल गया यहां से किसका है, मधुलिका के पिता हैं। और जिन्होंने मगध से कौशल की लाज बचाई थी। अरुण कौन है? अरुण, अरुण है नायक, कहानी के नायक हैं। मगध के राजकुमार है। मधुलिका से प्रेम करते हैं और कौशल पर आक्रमण कर उसे जीतना चाहते हैं। पूरा सार और बता देंगे, चिंता न करें। एक बार अपने पढ़ लेते हैं, अंत में पूरा पूरा सार बता दिया जाएगा। क्या है आगे? राजकुमार मैं कृषक बालिका, आप नंदन विहारी, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली, आज मेरे स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया। आज मेरी स्नेह की भूमि पर से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूँ, मेरा उपहास न करो। मेरी भूमि जो थी वो मुझसे छीन ली गई है, तो आज मेरा उपहास मत करो। तुम्हारी जो भी बातें हैं वो मुझे उपहास नजर आती है। मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। अब ऐसा कौन कहता है? मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। कौन कहता है ऐसा? अरुण। अरुण कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है। मधुलिका कहती है नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती।
चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। तब तुम्हारा रहस्य क्या है? कौन? अरुण पूछता है कि तब तुम्हारा रहस्य क्या है? भी तुम उससे दुखी भी नहीं होना चाहते, उसे लेना भी नहीं चाहते और दुखी भी हो रहे हो, तो फिर ये इस दुख का कारण, इसका रहस्य क्या है? यह रहस्य मानव हृदय का है, यह रहस्य मानव हृदय का है। मधुलिका कहती है कि ये जो सारा रहस्य है ये मानव हृदय का है, मेरा नहीं। नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो आज मगध के राजकुमार का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। वो कहती कि ये जो हृदय है ये कहीं विचलित है, ये कहीं दुखी है, तो ये हृदय की बात है। और हृदय जो है वो नियमों में नहीं बंधता, वो किसी नियमों में नहीं आता है, वो अपने ही तरीके से अपने ही हिसाब से चलता है। तो इसलिए, और यही कारण है कि तुम भी आज राजकुमार होने के बावजूद तुम किसी राजकुमारी की तरफ खींचने की बजाय यहाँ कृषक बालिका की तरफ आ गए हो। कारण क्योंकि हृदय जो है उस पर हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है ना, वो किसी नियमों में बंधा हुआ नहीं है। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा, किशोर किरणों में रतन किरीट चमक उठा। किशोर किरणों में, किशोर किरणों से तात्पर्य यह है कि सूर्य जो है वो थोड़ा ऊपर आ गया है, 11-12 बज गए होंगे, इसलिए किरणें है जो वो बड़ी हो गई हैं। रतन किरीट चमक उठा, भी रत्नों से बना हुआ जो उसका मुकुट था राजकुमार का वो चमक उठा। अश्व वेग से चला जा रहा था और मधुलिका अश्व वेग से चला जा रहा था। अश्व जो अरुण का घोड़ा था वो बड़ी गति से चला जा रहा था और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके स्वयं आहत न हुई। मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके स्वयं आहत न हुई, उसके हृदय में टीस सी होने लगी। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। कहीं न कहीं उसको भी दुख हुआ था जरूर, लेकिन वह उसको देखने लगी, उसको भी आंसू आ गए कि किस तरह से उसने राजकुमार के जो प्रणय निवेदन था उसको ठुकरा दिया था। मधुलिका ने राजा का प्रतिपादन अनुग्रह नहीं लिया। मधुलिका ने राजा का मधुलिका ने राजा का जो अनुग्रह था, ठीक है ना, वह नहीं लिया। वह दूसरे के खेतों में काम करती और चौथे प्रहर रूखी सूखी खाकर पड़ी रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटी थी, उसने पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। उसी मधुक वृक्ष के नीचे दूसरों के खेतों में काम करती और वहीं पड़ी रहती। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी, मधुलिका का वहीं आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा रूखा अन्न मिलता वहीं उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी, कांति चमक थी। दुबली हो गई थी लेकिन जो तपस्या वह कर रही थी उसके चमक थी उसके चेहरे पर। आसपास के कृषक उसका आदर करते, वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। शीतकाल की रजनी अब शीतकाल की रात्रि है। मेघों से भरा आकाश, बादलों से भरा हुआ आकाश है। शीतकाल की सर्दी की रात है, मेघों से भरा हुआ आकाश है जिनमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन, बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है, जैसे बिजली कड़कती है ना वो, और मधुलिका का छाजन टपक रहा था। मधुलिका का जो पर्णकुटी थी वो टपक रही थी। ओढ़ने की कमी थी, ओढ़ने के लिए वस्त्र नहीं थे, वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं। जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। आज बहुत दिनों बाद उसे बीती हुई बात स्मरण हुई।
3 वर्ष हुए होंगे इस मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था। आज फिर उसे वही बात याद आई, क्योंकि अब क्या है कि लंबे समय तक जब इंसान दुखी रहता है ना, जैसे अक्सर कह दिया जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला, तो भजन भी भूखे नहीं होता, तो कर्तव्य का पालन भी भूखे रहकर जब इंसान भूखा रहता है ना, तो फिर कर्तव्य का पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप लोगों ने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा कि पापी पेट का सवाल है, तो जब पापी पेट का सवाल होता है तो तब सारे नियम कायदे जो है वो धरे रह जाते हैं। तो मधुलिका पिछले 3 वर्षों से कहीं न कहीं बहुत अधिक कष्टों को सहन कर रही थी, बहुत अधिक दुखी थी, बहुत अधिक पीड़ा सहन कर रही थी। आज कहीं न कहीं उसे वो दिन याद आया कि आज से 3 वर्ष पहले जब मगध के राजकुमार अरुण ने उससे प्रणय निवेदन किया था तो उसने स्वीकार क्यों नहीं किया था। काश वह प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेती तो इतने दुख उसे नहीं सहन करने पड़ते। 3 वर्ष हो गए हैं उस बात को। उसकी प्रण कुटी है, उसमें से पानी टपक रहा है, सर्दी बहुत अधिक है, वह ठिठुर रही है, उसके पास ओढ़ने के लिए कपड़े तक नहीं है। किसके पास है? मधुलिका के पास। वह अपने हृदय से पूछने लगी, उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी वह पूछने लगी, क्या कहा था। मतलब खुद ही बात कर रही है, खुद ही अपने आप से बात कर रही है कि आखिर अरुण ने क्या कहा था। वो खुद अपने आप से सुनना चाहती है, खुद उसका हृदय उसको बताए कि अरुण ने किस प्रकार उससे प्रणय निवेदन किया था, क्या कहा था। दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न सी बातों को स्मरण रख सकता था, और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की काली निशा में वह कहने का साहस करता। हाय रे विडंबना। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। आज मधुलिका जो है उन बीते हुए क्षणों को लौटा लेने के लिए वो चाह रही थी कि काश वह क्षण वापस लौट कर आ जाए। वह व्याकुल थी, वह आज बहुत अधिक व्याकुल थी। वह चाहती थी कि काश वही क्षण लौटकर वापस आ जाए। दारिद्र्य की ठोकरों ने उसे व्यथित, दारिद्र्य गरीबी की ठोकरों ने उसे व्यथित, दुखी और अधीर, अधैर्य युक्त कर दिया था। अब वो उसके अंदर धैर्य जो है वो जवाब दे गया था। मगध की प्रसाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र, मगध की प्रसाद माला का मतलब उसके जो भवन होते हैं उसकी माला, मतलब बहुत सारे भवनों की माला, बहुत सारे भवन जो एक ही पंक्ति में हो, उन मालाओं का चित्र, काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से, सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ में बिजली के आलोक में नाचता हुआ दिखाई देने लगा। उसे कहीं न कहीं जो प्रकाश आ रहा था उसके डंठलों में से, जिन डंठलों की उसकी पर्णकुटी बनी हुई थी उसमें से, उनके रंध्रों में से, उसके छिद्रों में से जो प्रकाश आ रहा था, उसी प्रकाश में से उसको वो प्रसाद माला दिखाई दे रही थी। किसकी प्रसाद माला दिखाई दे रही थी? मगध की। क्योंकि उसे वह लगने लग गया था कि आज से पहले, आज से ठीक 3 वर्ष पहले अगर मैंने अरुण का प्रणय निवेदन स्वीकार कर लिया होता तो मैं उस प्रसाद माला में, वो पूरा जो भवन है, वो राजमहल है, वो मेरा होता, वह उनमें रह रही होती। तो ऐसा दृश्य, ऐसा काल्पनिक दृश्य उसे नजर आता है। बिजली के आलोक में, बिजली कड़कती है तो उसकी प्रकाश में, आलोक मतलब प्रकाश में। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रवण की संध्या में जुगनू को, खिलवाड़ी एक खेलने वाला, ठीक है ना, शरारती बालक, श्रवण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकता है, वैसे ही मधुलिका मन ही मन कह रही थी। मतलब जैसे शिशु जो है वो जुगनू को पकड़ने के लिए जैसे दौड़ता है, वैसे वह भी किसी न किसी तरह से कल्पना में खोई हुई थी। वह चाहती थी कि वह भी उस समय को, उस प्रकाश को, जिस प्रकाश में मगध के जो प्रसाद दिखाई दे रहे हैं उसको पकड़ ले। ठीक है, खिलवाड़ी शिशु के समान। तो यहाँ क्या है, जो मधुलिका है उसको खिलवाड़ी शिशु के समान भी बताया गया है। ठीक है ना। अभी वह निकल गया, वर्षा ने भीषण रूप धारण किया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की। अब वो जो थी बिजली चमक रही थी वो समय निकल गया, जो प्रसाद दिखाई दे रहे थे वो भी चले गए, जो महल दिखाई दे रहे थे वो भी चले गए, जो कल्पना में वो जो कुछ भी सोच रही थी वो सब नष्ट हो गई थी क्योंकि बिजली चली गई थी। अब गड़ागड़ बरसात जो है वो होने लग गई थी। वर्षा ने भीषण रूप धारण किया,
गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर कुछ शब्द हुआ। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। उसे था कि इतनी भयंकर अगर बारिश हो गई तो उसकी झोंपड़ी नष्ट हो जाएगी और वह अपना जीवन जो है किस प्रकार बचाएगी। तो डर के मारे वह कांपने लगी, घबराने लगी। तभी उसे किसी की दस्तक सुनाई दी। उसे लगा कि कुछ शब्द कुछ बाहर है। कौन था बाहर? पहले बता दूं मैं आपको सस्पेंस कि बाहर अरुण था। बाहर कौन था? कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। कौन है यहाँ? बाहर से आवाज आई, कौन है यहाँ? पथिक को आश्रय चाहिए। किसका? ये अरुण का। मधुलिका ने डंठलों की कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर, जो उसे कल्पना हो रही थी, वह कल्पना कर रही थी कि उस दिन कैसे राजकुमार आया था, किस प्रकार से उसने प्रेरणा निवेदन किया था। उसे लग रहा था वो बार बार ऐसे उसको सुनना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि एक बार फिर से जो है वह अरुण वापस आए और वो फिर से प्रेरणा निवेदन करे। इस बार वह ठुकराएगी नहीं। और जो कल्पना में सोच रही थी वो सामने, वही राजकुमार अचानक से सामने आ जाता है। प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखकर वह चकित हो गई। इतने दिनों आज फिर? अरुण ने कहा। कितना समझाया मैंने, परंतु मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था पर संकेत करने देना नहीं चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी यह क्या दशा है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा, मैं मगध का विद्रोही निर्वासित कौशल में जीविका खोजने आया हूं। आपको बता दूं कि जब पहली बार आज से 3 वर्ष पहले जब जो अरुण है वो कौशल में आया था तब वह राजकुमार था, ठीक है। और अब जब आया है 3 वर्ष बाद तब वह क्या है? निर्वासित राजकुमार है। उसने वहाँ कुछ ऐसा किया होगा, झगड़ा होगा, जो भी होगा राजगद्दी प्राप्त करने के लिए, लेकिन निर्वासित राजकुमार, उसे राज्य से निकाल दिया गया है तो वो निर्वासित राजकुमार है। पहली बार वो राजकुमार था, अब निर्वासित राजकुमार है। ये बात ध्यान रखना। कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। जब दूसरी बार वह आता है तो वह विद्रोही निर्वासित, मतलब उसने विद्रोह किया है वहाँ के राज्य के खिलाफ, इसलिए वो विद्रोही निर्वासित है। और कौशल में जीविका खोजने के लिए आया है। वो कौशल राज्य के अंदर कोई जीविका देखने के लिए आया है। कौशल राज्य कौन सा है? जिस राज्य में मधुलिका रहती है। और जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? श्रावस्ती क्षेत्र है। कौशल की राजधानी है, वही राजा रहते हैं। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथनी कृषक बालिका भी एक विडंबना है, तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूँ। शीतकाल की निस्तब्ध रजनी जिसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं होती, रात्रि, कोहरे से धुली हुई चांदनी, कोहरा है, चांदनी है, हाड़ कंपा देने वाला समीर, तो भी अरुण और मधुलिका, मतलब हाड़ कंपा देने वाली हवा, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी के गहवर के द्वार पर, गहवर मतलब पहाड़ियों के बीच में जो गड्ढा टाइप जो जगह होती है वहाँ, मतलब गुफा टाइप जो जगह है उसके द्वार पर, पहाड़ियों के बीच में गुफा टाइप बनी हुई है, उसके द्वार पर जो है वो वट वृक्ष के नीचे बैठे बातें कर रहे हैं। मतलब फिर भी वो बातें कर रहे हैं, मतलब इतना अधिक स्नेह है, इतने दिनों बाद मिले हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे के प्रति स्नेह है। तो मतलब शीतकाल की रजनी है, कोहरे से धुली हुई चांदनी है, हाड़ कपा देने वाला समीर है, लेकिन फिर भी वो दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, किंतु अरुण वैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता। मधुलिका ने पूछा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में, गरीब अवस्था में, गरीबी में हो तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है। अब उसने देखा कि जो अरुण है उसके साथ सैनिक भी है, ठीक है ना। मधुलिका वो क्या कहते हैं, मधुलिका बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी है, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता और करता ही क्या। मधुलिका बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, कौन कहता है, अरुण, कि बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है, ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता। कहने से तात्पर्य यह है कि यहाँ आप लोगों को भी प्रेरित किया जाता है कि इंसान जो है वो कभी भी अगर हार नहीं माने
तो वो फिर से जीत सकता है। स्वयं हार मान जाए तो फिर उसको कोई जिता नहीं सकता। हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम। अब मधुलिका कहती है कि हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम भी निर्वासित हो गए हो। अब महिला कैसी बात कर रही है, ठीक है ना, कि वो कह रही कि अब अपने कमाते खाते, अब तो तुम भी निर्वासित हो गए हो, तो अपने दोनों कोई काम कर लेते हैं, कमाएंगे और खाएंगे। लेकिन वो युवा है, राजकुमार है, ठीक है ना, उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। वो क्या कह रहा है, भूल न करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, भूल न करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूँ, नए राज्य की स्थापना कर सकता हूँ, निराश क्यों हो जाऊँ। अरुण के शब्दों में कंपन था, वह जैसे कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। अब वो कहने तत्पर कि ऐसा होता है, कुछ कमज़ोर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, क्या तैयारी की जाए, इतनी बार तैयारी कर ली है, क्या तैयारी करें, ठीक है ना, रहने देते हैं, इस बार अगली बार तैयारी करेंगे, या छोड़ देते हैं, कोई जॉब कर लेते हैं, प्राइवेट बिजनेस कर लेते हैं, कितने सालों तक ऐसे लगे रहेंगे। लेकिन जो हार नहीं मानते वो कहते हैं नहीं, मैं ये कर ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। जैसे कहने तात्पर्य कुछ लोग अभी पोस्टें कम है तो कहते हैं पोस्टें कम है चलो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग डटे रहते हैं। जैसे अभी संस्कृत शिक्षा में हुआ है ना, कम पोस्टें हैं लेकिन होने वालों का तो हुआ है ना, वही कंडीशन ये है व्याख्याता में कि होने वालों का तो होगा ही, उसे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो किसी ने कहा है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे आकर पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो इतना दम होना चाहिए, खुदा तो खुद नीचे आ जाते हैं, ठीक है, उनको मौका चाहिए। नवीन राजा, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं, भला कैसे कोई ढंग बताओ तो मैं भी कल्पना का आनंद लूँ। वो कहती है कि अगर वास्तव में ऐसा कुछ है तो मैं भी कल्पना का आनंद लूँ कि मैं फिर से महारानी रानी बन सकती हूँ। नवीन राज्य, कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राज रानी के सम्मान में सिंहासन पर बिठाऊंगा, ठीक है ना, ये कल्पना नहीं है। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरल मधुलिका के मन में प्रमाद का अंदर बहने लगा, द्वंद्व मच गया। उसने सहसा कहा, आह मैं सचमुच आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था, तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो। युवती का वक्षस्थल फूल उठा, हाँ भी नहीं कर सकी, ना भी नहीं। मतलब जब उसने पूछा कि तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो तो वो हाँ भी नहीं कर सकी और ना भी नहीं कर सकी। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया, कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया, उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। वो गाना है ना कि चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, ठीक है ना, तो वो वाली बात है कि चुप चुप हाँ या ना, ठीक है ना। तो इसलिए वो हाँ या ना कुशल मनुष्य समझ गया भैया। तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर, तुरंत बोल उठा, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण होता है जुआ, लगाकर मैं तुम्हें इसी कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं, कि मैं अपने प्राणों का जुआ लगाकर, ठीक है ना। जुआ एक प्रकार का रिस्क होता है जिसमें क्या है कि जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। जुआ एक प्रकार का बहुत ही रिस्की गेम होता है जिसमें हार सकते हो आप। तो वो कहता है मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, ठीक है ना, तुम्हें इसी कौशल के सिंहासन पर बिठा सकता हूं। मधुलिका अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी। मधुलिका तुम अरुण के खड्ग का, अरुण की तलवार का आतंक देखोगी। मधुलिका एक बार कांप उठी, कहना चाहती थी नहीं, किंतु उसके मुख से निकला क्या। वो कहना चाहती थी कि नहीं, क्योंकि उसका खुद का राज्य था। मधुलिका का कौशल जिस पर वो जीतना चाहता था, जिसको जीतना चाहता था, वो राज्य किसका था, वो मधुलिका का ही तो राज्य था। और उसी राज्य के लिए, उसी राजा के लिए तो उसने भूमि को त्याग कर दिया था, इतने सालों तक कष्ट सहन किया था। और उसी भूमि के लिए, उसी राज्य के लिए उसके पिता सिंहमित्र ने अपना बलिदान कर दिया था। तो कहीं वो कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पीछे उसने इतना दुख देखा था, इतनी दरिद्रता, इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी, इतनी पीड़ा वो भोग चुकी थी कि उसके मुंह से निकल गया क्या। मुंह से क्या निकला क्या, ये याद रख लेना। क्या निकला था, क्या निकलना क्या चाहिए था, नहीं। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। सत्य मधुलिका, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। यहां क्या कहना चाह रहे हैं, ये किसका कथन है, ये कथन है अरुण का। यह कथन किसका है, यह अरुण का कथन है। अरुण यहां क्या कहना चाह रहा है
कि कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है कि जिस दिन से तुमने अपनी भूमि उनको खेती के लिए दी है, कृषि के लिए दी है, उसी दिन से वो चिंतित है कि मधुलिका को क्या दिया जाए, वो जीवन यापन कैसे कर रही है। ठीक है, यह मैं जानता हूँ, यह तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह अस्वीकार करेंगे, तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह स्वीकार करेंगे। और मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं का दमन करने के लिए बहुत दूर चले गए। अब क्या स्थिति है, उसने सही मौका देखकर वो पास में आता है। पहाड़ी दस्यु मतलब विद्रोही भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं और डाकू भी होते हैं। तो वो कहता कि दूसरे क्षण उसने सारी बात बता दी कि मैं तुम्हें कौशल की रानी बना सकता हूँ, उसके सिंहासन पर बिठा सकता हूँ। और मुझे ध्यान है कि जो कौशल नरेश है वो उसी दिन से, जिस दिन से तुमने भूमि उनको दे दी थी और उसके बदले में जो धन है वो भी नहीं लिया था, तो उसी दिन से वो चिंतित है कि मधुलिका को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो आज मौका है, तुम उनसे वो जगह मांग सकती हो, और ताकि हम उसी रास्ते से दक्षिणी नाले, जो गढ़ है, जो दुर्ग है, उसके दक्षिणी नाले की तरफ जो भूमि है, जो सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तुम वो भूमि मांग लो, हम उस तरफ से आक्रमण करके इस राज्य पर अधिकार कर लेंगे। क्योंकि वर्तमान में जो सेना है वो कहाँ गई है, पहाड़ी दस्युओं से युद्ध करने के लिए या उनका दमन करने के लिए गई है। अभी राज्य में सेना नहीं है। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो उठा। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो। मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी। दारुण भावना से, दुखी भावना से उसका मस्तक विकृत होने लगा। उसके समझ में नहीं आया क्या कहा जाए, हाँ कहा जाए या ना कहा जाए। जो कहोगी वही करूंगा, मंत्र मुग्ध सी मधुलिका ने कहा। ठीक है ना, तुम बोलती नहीं हो तो जो कहोगे वही करूंगी। मंत्र मुग्ध, वो कहीं ना कहीं मंत्र मुग्ध हो गई थी। ठीक है ना, वो कहती जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी। स्वर्ण मंच पर कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हैं। स्वर्ण मंच, स्वर्ण का वो मंच है, उस पर नरेश जो है वो अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए बैठे हैं। एक चामर धारणी, वही चामर जो पंखों का बना वस्त्र होता है, वो ऐसे ऐसे हिला रही होगी। धारणी मतलब धारण किए हुए, इस तरह से हिला रही है। पीछे खड़ी अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही है। चामरधारी, अब समझ में आ गया होगा, वो पंखों से बना हुआ था ना, जैसे राजा महाराजा के पीछे हिलाते रहते हैं। चामर शुभ्र आंदोलन उस प्रकोष्ठ में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, जय हो देव। प्रतिहारी मतलब जो भी आगे दरबारी होते हैं। एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंख खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई। उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें कहीं देखा है। 3 वर्ष हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ऐसी चीजें याद रखनी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी महाराज ने स्थिर दृष्टि से देखा, तुम्हें कहीं देखा है। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगनी आई हो। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए। किसका कथन है ये? महाराज का कथन है। किसका कथन है ये? महाराज का। मुझे मूल्य, अच्छा तुम्हें मिलेगा प्रतिहारी। नहीं महाराज, मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। कहां मांगी थी भूमि? याद रख लेना, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप जंगली भूमि, वहीं मैं अपनी खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी तो बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है,
जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। किसका कथन है ये? यह कथन महाराज का है। बालिके वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है जिस पर वह दुर्ग के समीप एक सैनिक महत्व रखती है। तो फिर निराश लौट जाऊं सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं तुम्हारी ये प्रार्थना। सिंह मित्र की कन्या, किसका कथन है? वो कहते हैं सिंह मित्र की कन्या, मैं क्या करूं तुम्हारी यह प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ, जाओ तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। मैं अमात्य मंत्री को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव कहकर प्रणाम करते हुए मधुलिका राज मंदिर के बाहर आई। दुर्ग के दक्षिण भ्यावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों के पद संचार से शून्यता भंग हो रही। आज वहां के आगे बहुत से लोग आ गए हैं। दक्षिण दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप बहुत से लोग आ गए हैं। और उसके पास कितने सैनिक थे? अरुण के पास 100 सैनिक थे। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा था। वो झाड़ियां काटकर बना तो रास्ता रहे थे आक्रमण करने के लिए, और हो ये रहा था कि हम जमीन साफ कर रहे हैं कृषि करने के लिए। नगर दूर था, वहां से नगर दूर था तो कोई आता जाता था नहीं। फिर इधर यों ही कोई नहीं आता था। फिर अब तो महाराज की आज्ञा से वहाँ मधुलिका का अच्छा सा खेत बन रहा था। तब इधर किसको चिंता होती? एक घने कुंज में अरुण, एक घने कुंज में जहाँ बहुत सी झाड़ियाँ थी, वहाँ दोनों बैठे थे और मधुलिका दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे थे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण अपने नीड़ को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। पक्षी जैसे नीड़ को अपने घोंसलों की तरफ लौटते थे, घरों की तरफ लौटते थे, तो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ अक्सर ऐसे कोई मनुष्य थे नहीं, मनुष्यों को देखकर वो अधिक शोर कर रहे थे। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरण झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। सूर्य की अंतिम किरणें जो है वो झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से वो मधुलिका के कपोलों पर गिरने लगी, गालों पर गिरने लगी। अरुण ने कहा 4 पहर और विश्वास करो। 4 पहर और है, विश्वास करो। प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल राष्ट्र की राजधानी श्रावस्ती किस जगह का चित्रण है? ये श्रावस्ती का है। मैं तुम्हारा अभिषेक होगा और मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका तुम भयानक, अरुण तुम्हारा साहस देख मैं चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों से रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। केवल 100 सैनिकों से रात के तीसरे प्रहर मेरी विजय यात्रा होगी। तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य है। तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ। प्रभात से तो राजमंदिर ही तुम्हारी लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना थी, वो शंका सहित थी। मतलब उसको कल्याण की कामना जो थी वो कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं शंका थी। पूरी तरह से वो उसकी कल्याण की कामना नहीं कर रही थी। वह कभी कभी उद्विग्न होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर उसने कहा, अच्छा अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है और मुझे भी प्राणपण से, प्राण के जुए से, ठीक है ना, जी जान से कह सकते हैं, इस अभियान प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूरा कर लेना चाहिए। तब रात्रि भर के लिए विदा मधुलिके के। हे मधुलिके, ये किसका कथन है? अरुण का कथन है। मधुलिका उठ खड़ी हुई। कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था। मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से गिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई। जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन हो गई। उसकी जो भी सुख की कल्पना थी वो ऐसा लग रहा था जैसे सारी अंधकार में विलीन हो गई। वह भयभीत थी। पहला भय क्या था? उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। पहला भय तो उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? यदि वह सफल न हुआ तो क्या होगा? यदि वह सफल न हुआ तो क्या होगा? पहला भय उसे अरुण के लिए हुआ। फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए?
कहीं न कहीं उसमें जो देश प्रेम की भावना थी वो जाग जाती है। पहले पल तो उसमें भय जगता है कि अगर अरुण सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन अगले पल वो कहती है कि अरुण जो है वो सफल क्यों हो, श्रावस्ती जो है वो किसी विदेशी के हाथ में क्यों चला जाए। यहाँ देश प्रेम की भावना अचानक से उसमें जागृत हो जाती है। मगध कौशल का चिर शत्रु है। मगध जो है वो क्या है, कौशल का चिर शत्रु, लंबे समय से शत्रु रहा है। मगध कौशल का चिर शत्रु, लंबे समय से शत्रु है। ओह, उसकी विजय, कौशल नरेश ने क्या कहा था, बड़ा दुख होता है कि उसकी विजय हो जाएगी। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसकी कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं मधुलिका, अब उसे याद आता है कि वो किसकी कन्या है, वो कौशल के रक्षक वीर सिंह मित्र की कन्या है। और आज वह क्या करने जा रही है, जिस राज्य को बचाने के लिए उसके पिता ने अपना बलिदान कर दिया था, अपना त्याग कर दिया था, उसी राज्य को आज वह शत्रुओं के हाथ में सौंपने जा रही है। अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। वो कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे क्या करना था, मैं कौन से रास्ते पर चल पड़ी हूँ, ये मैं क्या करने जा रही थी, मैं रास्ता कैसे भूल सकती हूँ। रात एक पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोंपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में, आलोक मतलब प्रकाश दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में, वह रास्ते में खड़ी हो गई। प्राय 100 अलकाधारी, 100 रोशनी प्रकाशधारी अश्वरोही चले आ रहे थे। 100 लोग चले आ रहे थे जिनके हाथ में मतलब मशाले थी। 100 लोग चले आ रहे थे जिनके हाथ में मशाले थी। ये कौन से लोग हैं, ये लोग तो कौशल के ही लोग हैं, ठीक है ना। चले आ रहे थे और आगे आगे एक अधेड़ वीर सैनिक था। आगे आगे एक अधेड़ वीर सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा, लगाम जो होती है वो थी, और दाहिने हाथ में नग्न खड्ग था। आगे आगे चलते हैं, जैसे हमने राजा महाराजाओं की फिल्में देखती हैं, राजा महाराजा का नाटक देखते हैं, तो एक सैनिक जो आगे आगे चलता है और उसके हाथ में क्या, एक हाथ में लगाम होती है और एक हाथ में खड्ग होती है, नग्न खड्ग होती है, नंगी तलवार होती है। धीरता से, अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ में हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी हटी नहीं। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वरोही ने कड़क कर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। रमणी जैसे विकार मस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ऐसा ही किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले पगली है। सेनापति हंस पड़े। याद रख लेना किसका है। पहले एक कथन आया था, वो किसका था? वृद्ध मंत्री का था। और ये किसका है? ये सेनापति का है कि पगली है। पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती। सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है? स्पष्ट क्या है? श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं मतलब शत्रुओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दे दी। सेनापति कितने सैनिकों के साथ आ रहा था? अब अरुण के पास कितने सैनिक थे? 100। अब ये जो सेनापति है ये कितने सैनिकों के साथ आ रहा था? 100 में से उसने कितने भेज दिए थे? 80 उधर भेज दिए थे और 20 स्वयं लेकर चल पड़ा था। और बाद में उन्होंने 100 सैनिक और भेज दिए थे। कुल 180 सैनिक जो है वो अरुण से लड़ने के लिए निकल लिए थे।
श्रावस्ती का दुर्ग एक पैर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा, दक्षिणी नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने वैभव का स्वप्न देख रहा था। विगत वैभव हो सकता है शायद। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था। जो कौशल था उसके भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया था। विकौशल जो राष्ट्र था पहले विशाल राष्ट्र था, लेकिन उसके अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग वंशों ने अधिकार जमा लिया था। अब केवल कई गांवों का अधिपति है। अब जो कौशल नरेश जो है वो केवल कई गांवों का ही अधिपति है। अब वो उतना बड़ा नहीं रहा है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी है, लेकिन फिर भी उसके साथ, लेकिन जो स्वर्ण गाथाएं हैं वो उसके साथ लिपटी हुई है कि कभी वो बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, सूरवीर योद्धा वहाँ हुआ करते थे जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। तो ये गाथाएं उसके साथ हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है, इसलिए वो कहीं न कहीं कौशल को जो है हराना चाहते हैं और उस पर अधिकार करना चाहते हैं। जब थोड़े से अश्वरोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी ने चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। द्वार खुला, सेनापति घोड़े की, उल्का मतलब मशाल की पीठ से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? ये एक नाम पात्र और आता है, अग्निसेन। इसमें पात्रों के नाम 4 ही हैं। एक पात्र है मधुलिका नायिका, एक है अरुण जो है नायक, और एक है सिंह मित्र जो मधुलिका के पिता हैं, और एक ये अग्निसेन। ये 4 ही नाम आते हैं। वैसे एक सेनापति है, एक वृद्ध मंत्री है, ठीक है ना, ये लोग हैं इतने। अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? उन्हें शीघ्र एकत्र करो। अग्निसेन जो है वो किसका है? कौशल का है, याद रख लेना। उन्हें शीघ्र एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र चुपचाप दुर्ग के दक्षिण, ये 100 और भेज दिए, ठीक है ना। टोटल 180 सैनिक जो है वो अरुण का सामना करने के लिए निकल जाते हैं। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा। महाराज ने स्त्री नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या फिर यहाँ क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप भूमि इसे दी है, क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहती हो? ये क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा है? कोई सेनापति, कोई मतलब कोई रोक तो नहीं रहा है, ठीक है ना, ऐसा वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि कोई तुम्हें रोक तो नहीं रहा है। कोई मतलब कोई तुम्हें रोक तो नहीं रहा है। सेनापति, फिर वो सेनापति कहते हैं, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दी है, क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहती हो? मतलब उन्होंने सोचा कहीं सेनापति, मैंने इसको भूमि दी है, सेनापति को लगा कि भूमि ये ज़बरदस्ती वहाँ कुछ खेती वेती कर रही है तो सेनापति से पकड़ कर यहाँ ले आए। तो वो कहना चाह रहा है कि इसको भूमि तो मैंने ही दी है। वो नहीं समझ पा रहे कि ये बात है, वो सोच भी नहीं सकते। देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है, और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। यह किसका कथन है? यह है सेनापति का कथन है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी, घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव, राजा ने सेनापति से कहा। सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने फिर एक बार कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया। अच्छा, तुम यहीं ठहरो,
पहले उन आतताइयों मतलब शत्रुओं से या विद्रोहियों का प्रबंध कर लूं। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। अपने साहसिक अभियान में, साहसिक अभियान था मतलब इतने कम सैनिकों के साथ भी एक राज्य पर अधिकार करने का साहस उसने लिया, लेकिन अरुण बंदी बना लिया गया और दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने दुर्ग उल्का के आलोक में भी चारों तरफ मसाले जल गई, लोग इकट्ठे हो गए, मसाले ले लेकर आ गए, चारों तरफ मसाले जला ली गई, ठीक है ना। और अतिरंजित हो गया मतलब उसमें डूब गया कह सकते हैं। और अतिरंजित का मतलब होता है अतिशोक्ति होता है वैसे, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा कि डूब गया उसमें। भीड़ ने जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी, आबाल मतलब बालक, वृद्ध नारी, सभी, बालक से लेकर वृद्ध और नारी सभी के सभी जो है आनंद से उन्मत्त हो उठे भी आज हमारा जो राज्य है वो बच गया। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। उषा के आलोक में सभा मंडप जो है दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार कही कि वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी भी सभी ने कहा कि इसका वध कर दो, तो सहमत होकर प्राण दंड, राजा ने भी उसे क्या दे दिया, प्राण दंड दिया। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना है मांग। वह चुप रही। अब मधुलिका को पूछा कि तुझे क्या पुरस्कार चाहिए वो मांग ले। राजा ने कहा, मेरे निज की जितनी खेती है, मेरे निज की जितनी खेती है, मेरी जितनी भी खेती है मैं सब तुझे देता हूं। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। तो इस तरह से जो मधुलिका है उसने अपने सबसे पहले उसने अपने किस धर्म को, अपने देश प्रेम को, देश प्रेम के धर्म को अपनाया। उसने देश प्रेम को महत्व दिया और देश प्रेम पर अपने निज प्रेम को, अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान कर दिया। लेकिन अगर वह कोई भूमि प्राप्त करती तो वह प्रेम जो है कहीं न कहीं बदनाम होता। तो इसलिए वह क्या करती है, वह कहती है कि मुझे भी इसके साथ प्राण दंड दिया जाए। तो इस तरह से उसका जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम जो है वो उभर कर सामने आता है कि वह अरुण से निस्वार्थ प्रेम करती है, लेकिन देश प्रेम भी करती है। और देश प्रेम उसका जो है उसके व्यक्तिगत प्रेम से, उसके निज प्रेम से बढ़कर है। तो ये देश प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम के द्वंद्व की एक कहानी थी। पूरी कहानी का सारांश एक बार फिर से आपको बता दूं। कहानी का सारांश अभी जय हिंद जय भारत, काफ़ी लंबी होगी ये क्लास, ठीक है ना। कहानी का सारांश एक वीडियो और बना देंगे, उसमें पूरा सारांश होगा, ठीक है। अगर क्लास पसंद आई तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। और इसी प्रकार से दूसरी क्लासें में मैं जो गद्य रचनाएं हैं वो सभी लेकर आने वाला हूं। इसके प्रश्नोत्तर भी लेकर आएंगे, इतने प्रश्नोत्तर लेकर आएंगे कि उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। लेकिन आप कमेंट अवश्य कर देना, ठीक है ना। कमेंट नहीं करेंगे तो थोड़ी सी समस्या रहती है। जय हिंद जय भारत। अभी क्लास जो लग रही है अभी 12:45 होने वाले हैं रात के।